हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस गेट ए पॉइंट में। आज के इस वीडियो में हम 12वीं कक्षा के इकोनॉमिक्स जो कि अर्थशास्त्र हैं, इससे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि आपको बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिए। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को भी दबा दे ताकि इस टाइप की वीडियो जब भी अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो शुरू करते देखते पहला क्वेश्चन। तो पहला नंबर क्वेश्चन में कहता है कि किस अर्थव्यवस्था में निजी स्वामित्व होता है। ध्यान दीजिएगा, जो भी क्वेश्चन बताएंगे बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। कहता है कि किस अर्थव्यवस्था में निजी स्वामित्व होता है। तो कौन सी अर्थव्यवस्था में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो है, ठीक है, निजी स्वामित्व होता है। अगला 2 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्न में से कौन आर्थिक समस्या है। निम्न में से कौन जो है आर्थिक समस्या है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला 3 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि अर्थव्यवस्था में निवेश का कार्य किस क्षेत्रक द्वारा किया जाता है। अर्थव्यवस्था में निवेश का कार्य किस क्षेत्रक द्वारा किया जाता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो कि उत्पादन क्षेत्रक द्वारा। अगला 4 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है। आर्थिक समस्या जो है वह किस तथ्य की समस्या है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो कि चुनाव की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 5 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है। निम्नलिखित में से जो है कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि मुद्रा जो है वो उत्पत्ति का साधन नहीं है। अगला 6 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जा सकता है। अर्थव्यवस्था को जो है किस में वर्गीकृत किया जा सकता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि इनमें से सभी। अगला 7 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि अर्थशास्त्र के जनक कौन थे। अर्थशास्त्र के जो जनक थे वह कौन थे, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो कि एडम स्मिथ थे। अगला 8 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि यदि उपभोक्ता की आय, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि उपभोक्ता की आय, ठीक है, एम में वृद्धि होती है तो बजट सेट क्या होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि बड़ा हो जाएगा इसका बजट सेट, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 9 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि यदि सीमांत बजट प्रवृत्ति जिसको हम एमपीएस भी कहते हैं 0.1 हो तो निवेश गुणांक क्या होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि 10 हो जाएगा। नेक्स्ट अगला 10 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग तथा वस्तु की कीमत के बीच प्रतिलोम संबंध कहलाता है, तो क्या कहलाता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो कि मांग का नियम कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले 11 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निर्गत Q1 एवं Q1-1 इकाइयों की कुल उत्पादन लागत क्रमशः 50 रुपया एवं 40 रुपये हो तो सीमांत लागत क्या होगी, ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि 10 रुपया हो जाएगा। अगला 12 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि मांग की लोच मापने के लिए प्रतिशत या आनुपातिक रीति का प्रतिपादन किसने किया, ठीक है। मांग की लोच मापने के लिए जो है प्रतिशत या आनुपातिक रीति का जो है प्रतिपादन किसने किया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि फ्लक्स ने। अगला 13 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता क्या हो जाएगी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि 0 होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 14 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्न में से कौन मांग की लोच को प्रभावित करता है। निम्न में से जो है कौन मांग की लोच को प्रभावित करता है, तो कैसे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि इनमें से सभी। अगला 15 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि उदासीन वक्र की ढाल होती हैं तो किसमें, तो कैसे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि बाएं से दाएं में। चलिए अगला 16 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकता की पूर्ति की क्षमता को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो कैसे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि उपयोगिता कहते हैं। अगला 17 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि मूल्य वृद्धि में गिफिन, ध्यान दीजिएगा, मूल्य वृद्धि में जो है गिफिन वस्तु की मांग होती है तो क्या होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि बढ़ जाती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक कर दें। अगला 18 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि उत्पादन संभावना वक्र है, तो उत्पादन जो है संभावना वक्र किसका है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि अक्ष की ओर उत्तरोत्तर होती है। अगला 19 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि सीमांत उपभोक्ता प्रवृत्ति निम्न में से कौन है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला 20 नंबर क्वेश्चन में कहता है उपभोक्ता संतुलन के लिए वस्तु की, ठीक है, उपभोक्ता संतुलन के लिए वस्तु की क्या होगी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि सीमांत उपयोगिता बराबर मूल्य हो जाएगी। अगला 21 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि विलासिता वस्तुओं की मांग है। विलासिता वस्तुओं की मांग क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि अत्यधिक लोचदार होती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
क्वेश्चन से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगला 22 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि मांग लोच को मापने का सूत्र निम्न में से कौन सा है। मांग लोच की जो, ठीक है, मांग की लोच को जो मापने का सूत्र है वह कौन सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि मांग की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन बटा कीमत में अनुपातिक परिवर्तन होता है। अगला 23 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि उपयोगिता की निम्न में से कौन सी विशेषताएं हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि उपयुक्त में से सभी हैं। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि अति प्रबल या कार मांग वक्र निम्न में से क्या दिखलाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि इकाई मांग लोच दिखाता है। अगला 25 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि होने के चाय की मांग क्या हो जाएगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि बढ़ती है। अगला 26 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि उद्यमी का आर्थिक एजेंट के रूप में क्या कार्य है। ठीक है, उद्यमी का जो आर्थिक एजेंट के रूप में जो है उसका क्या कार्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि इनमें से सभी। अगला 27 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि उत्पादन संभावना वक्र के नतोदर आकार का क्या कारण है। नतोदर आकार का क्या कारण है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि बढ़ती अवसर लागत है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 28 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें से बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि औसत लागत बराबर होता है कुल स्थिर लागत बराबर औसत परिवर्तनशील लागत, तीनों क्या होता है, बराबर होता है। अगला 29 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि औसत लागत वक्र का जो आकार होता है कैसा होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो कि यू अक्षर का जैसा होता है। अगला 30 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि उत्पादन संभावना वक्र की अवधारणा जुड़ी है। तो किससे जुड़ी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि रॉबिन्स से जुड़ी हुई है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 31 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि वह कौन सा समय है जिसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तित किए जा सके। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि दीर्घकाल है। अगला 32 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से कौन स्थिर लागत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन स्थिर लागत नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि कच्चे माल की लागत। अगला 33 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि उत्पादन बंद कर देने पर निम्न में से कौन सा प्रभाव पड़ता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि परिवर्तनशील लागत शून्य हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो को दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी कुछ हेल्प मिल सके। अगला 34 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि एकाधिकार की निम्न में से कौन सी विशेषता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो कि फर्म कीमत निर्धारक होती है। अगला 35 नंबर क्वेश्चन में कहता है एकाधिकार फर्म के संतुलन की शर्त नहीं है। तो कौन सा नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो कि औसत आय बराबर सीमांत आय नहीं होता है। अगला 36 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में से किसके अनुसार, ठीक है, किसी वस्तु की कीमत मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती हैं। तो किसके अनुसार है ये। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि मार्शल के अनुसार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 37 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि एक फर्म का मांग वक्र पूर्ण लोचदार होता है। तो किसमें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि अल्पाधिकार में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 38 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि पूर्ति में कमी के निम्नलिखित कौन से कारण हैं। तो कौन से कारण हैं, का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि उपयुक्त में से सभी हैं। अगला 39 नंबर क्वेश्चन में एक अधिकार बाजार के लिए कौन सही है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो कि औसत आगम, ठीक है, औसत आगम बड़ा है सीमांत आगम से। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 40 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि दीर्घकाल में प्रतिस्पर्धा बाजार में फर्मों का निर्बाध प्रवेश और बहिर्गमन किस कीमत पर जाकर रुकेगा। तो किस कीमत पर जाकर रुकेगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो कि पी बराबर न्यूनतम औसत लागत पर रुक जाएगा। अगला 41 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि बाजार मूल्य का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो कि अति अल्पकालीन मूल्य है। अगला 42 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि बाजार की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है। तो कौन सी विशेषता है, का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो उपयुक्त में से सभी हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 43 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि एकाधिकार की निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता है। तो एकाधिकार की किसके विशेषता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि उपयुक्त में से सभी हैं। चलिए अगला 44 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि किस में क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या बड़ी होती है। तो किस में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि ए और बी दोनों में। अगला 45 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्न में से कौन सही है। तो 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से बताना है कौन सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि ए आर बराबर एम आर, ठीक है, बड़ी कोष्ट ई बटा ई -1 है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 46 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्न में से कौन परिवर्ती आगम नहीं है।
आगत नहीं है। निम्न में से जो है कौन परिवर्तित आगत नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि मशीन। अगला 47 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि एक रेखिक मांग वक्र के मध्य बिंदु पर कीमत मांग की लोच जो है, ठीक है, क्या होगी, तो क्या होगी, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला 48 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि फर्म द्वारा प्रयुक्त मशीन किस तरह का आगत है। फर्म द्वारा प्रयुक्त मशीन जो है वह किस तरह का आगत है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि स्थिर आगत है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 49 नंबर क्वेश्चन में कहता है जिस बाजार में क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है उस बाजार को किस श्रेणी में रखा जाता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जो कि पूर्ण एकाधिकार श्रेणी में। अगला 50 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि अपूर्ण प्रतियोगिता में एमआर वक्र एआर वक्र क्या होते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि दोनों की तुलना में धीमी गति से नीचे गिरता है। अगला 51 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि किस बाजार में फर्म का स्वतंत्र प्रवेश तथा बहिर्गमन होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 52 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि अपूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार की स्थिति में, तो क्या होती है स्थिति में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि उपयुक्त में से सभी हैं। अगला 53 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि अन्य बातें सामान्य रही तो करों में कसौटी से उपभोक्ता में क्या होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि वृद्धि होता है। अगला 54 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है तो किससे है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि इनमें से सभी से है। अगला 55 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि आय की चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के चक्रीय प्रभाव के संतुलन के लिए शर्त निम्न में से कौन सी है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जो कि सी प्लस आई प्लस जी प्लस, ठीक है, कोष्ठ में एक्स माइनस एम है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 56 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि सरकार द्वारा दिए गए हस्तांतरण भुगतान क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किए जाते हैं। अगला 57 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि फर्म क्षेत्र, ठीक है, पूंजी बाजार से पूंजी उधार लेता है, तो क्या है का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि निवेश करने के लिए। अगला 58 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि कौन सा कथन सत्य है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि गुणक बराबर जो है 1/, सीमांत बचत प्रवृत्ति होती है। अगला 59 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि पूंजी खाते में निम्न में से कौन मद है, तो कौन सा मद है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जो कि इनमें से सभी हैं। अगला 60 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन है, तो किसका अध्ययन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसर का अध्ययन है। अगला जो क्वेश्चन है 61 नंबर कहता है स्थिर पूंजी का उपभोग क्या कहलाता है, स्थिर पूंजी का उपभोग जो है वह क्या कहलाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि घिसावट व्यय, ठीक है, घिसावट व्यय। अगला 62 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि अर्थव्यवस्था के समस्त कारक आदायगी का योग क्या होता है, ठीक है, अर्थव्यवस्था के समस्त कारक अदायगी का योग जो है तो है वह क्या होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि राष्ट्रीय आय होता है। अगला 63 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्नांकित में कौन सही है, निम्नांकित में जो है कौन सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि एनएनपी बराबर जीएनपी घटे घिसावट। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 64 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सही है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला 65 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को क्या कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि राष्ट्रीय आय कहा जाता है। अगला 66 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि राष्ट्रीय आय का मापन निम्नलिखित में से किस विधि से किया जाता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जो कि इनमें से सभी हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 67 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि राष्ट्रीय आय की गणना में निम्नलिखित में से किसे, ठीक है, सम्मिलित किया जाता है, तो किसे किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि उपयुक्त में से सभी को। अगला 68 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि जीएनपी अवश्य फीतक क्या है, जीएनपी अवश्य फीतक जो है वह क्या है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जो कि जीएनपी अवश्य फीतक बराबर होता है नगद बट्टा वास्तविक गुने 100। अगला 69 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि सोना, भूसंपत्ति, मकान व बंधपत्र मुद्रा का कार्य क्यों कर सकते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि बी और सी दोनों। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 70 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्न में से कौन सरकार का बैंकर है, तो कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि केंद्रीय बैंक। अगला 71 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्न में से किसे संकुचित मुद्रा कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि M1 एवं M2 दोनों। अगला 72 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि विद्यमान पूंजी स्टॉक के टूट फूट का समायोजन क्यों किया जाता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जो कि बी और सी दोनों होता है। अगला 73 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है,
किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती हैं? तो किसने कहा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि हार्टले विदर्स। अगला 74 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि दूसरी नरसिम्हा समिति का गठन किस वर्ष हुआ? तो किस वर्ष हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो कि 1998 में। अगला 75 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि केंद्रीय बैंक किसके द्वारा साख पर नियंत्रण रखता है? तो किसके द्वारा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो कि इनमें से सभी के द्वारा। अगला 76 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत की मुद्रा को किस वर्ग में रखा जा सकता है? किस वर्ग में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि परिवर्तनीय एवं अपरिवर्तनीय दोनों में। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 77 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि नरसिम्हा समिति की स्थापना हुई थी, तो किसके लिए हुई थी? का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि बैंकिंग सुधार के लिए। अगला 78 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्न में से कौन केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है? ठीक है, तो कौन सा नहीं? का सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो कि वित्तीय नीति का नियंत्रण। अगला 79 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि मुद्रा के स्थैतिक और ठीक है गत्यात्मक कार्यों का विभाजन किसने किया? ठीक है, मुद्रा के स्थैतिक और गत्यात्मक कार्यों का विभाजन जो है किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि पॉल एजिंग ने। अगला 80 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि मुद्रा के प्राथमिक कार्य के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? तो किसे किया जाता है? का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि ए और बी दोनों को। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 81 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि मुद्रा की पूर्ति से हमारा आशय है। मुद्रा की पूर्ति से हमारा क्या आशय है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि इनमें से सभी। अगला 82 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि साख मुद्रा का विस्तार होता है जब नगद कोष अनुपात होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि घटता है। चलिए अगला प्रश्न को देख। अगला 83 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्नांकित में से कौन सा साख नियंत्रण का ठीक है परिणात्मक उपाय नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो कि नैतिक दबाव जो है परिणात्मक उपाय नहीं है। अगला 84 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि देश में कागजी नोट जारी करने का कार्य कौन करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि केंद्रीय बैंक करता है। अगला 85 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि मौद्रिक नीति के प्रमुख उद्देश्य हैं। मौद्रिक नीति के प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो कि इनमें से सभी हैं। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि आय एवं सामान्य वस्तु की मांग किस दिशा में गति करती हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो कि सामान्य दिशा में। अगला 87 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि किन्सियन विचारधारा के अंतर्गत आय के संतुलन का निर्धारक निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि C+S बराबर C+I। अगला 88 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि MPC ठीक है जिसको हम सीमांत उपभोक्ता प्रवृत्ति कहते हैं, इसका मान क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि 0 से अधिक किंतु 1 से कम। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि अर्थव्यवस्था में उस समय संतुलन अवस्था होगी जब कुल मांग और कुल क्या होगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि पूर्ति के बराबर होगी। अगला 90 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि औसत आय क्या है? औसत आय जो है क्या है इनमें से? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि TR/Q। अगला 91 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि न्यूनतम मांग को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से मौद्रिक उपाय किए जा सकते हैं? का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो उपयुक्त में से सभी हैं। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 92 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर है? तो कौन सा है जो प्रत्यक्ष कर है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो कि ए और बी दोनों हैं। अगला 93 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि सरकारी व्यय जिसमें परिसंपत्ति का सृजन नहीं होता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो कि राजस्व व्यय कहलाता है। अगला 94 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि असंतुलित बजट में क्या होता है? का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि केवल बी एवं सी होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि पूंजी बजट शामिल करता है। पूंजी बजट शामिल करता है किसमें? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि पूंजीगत प्राप्तियां तथा पूंजीगत व्यय में। अगला 96 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि विकासशील राष्ट्रों के लिए कौन सा बजट सबसे उपयुक्त होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो कि घाटे का बजट। अगला 97 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि पूंजी खाते के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि दोनों, बी और सी दोनों। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 98 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी राजस्व प्राप्त नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्व प्राप्ति नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि ऋण की वसूली। अगला 99 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि विदेशी विनिमय बाजार के रूप है। तो कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि ए और बी दोनों हैं।